जॉब के अंदर जो मैं समझता हूँ वो ये आपको फायर करने की ये आखिरी वजह होनी चाहिए परफॉर्मेंस की, क्योंकि हर शख्स का बिहेवियर दूसरे से मुख्तलिफ है, लर्निंग कैपेसिटी दूसरों से मुख्तलिफ है। तो फिर आपको एक स्टेप फॉरवर्ड जाके उसके ऊपर स्ट्रांग होना है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने फॉर ग्रांटेड ले लिया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, सारा कचरा रह जाएगा। माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता ये मेरे पास आके बहस करे, मैं नहीं चाहता कि ये आके मुझे ये कहे कि आपने क्या कर दिया मेरे साथ, आपने ज़्यादती कर दी है। बेसिकली जिसका पार्ट होता है आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू और परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों ज़रूरी है? एनीवन? अच्छा, और प्रॉपर्ली उसको अपग्रेड करने के लिए, उसके प्रमोशंस के लिए, उसके हायरार्की को चेंज करने के लिए। अच्छा। हाँ, हर मज़हब के अंदर एक सज़ा जज़ा का कंसेप्ट मौजूद है, ऐसे ही है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल भी बेसिकली आपकी सज़ा और जज़ा का तयन करता है। यानी अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस पे जा रहे हैं तो आपको अप्रेजल उस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, और अगर आपका जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर डिफरेंट टूल से हम कोशिश करेंगे कि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। और आपकी जॉब के अंदर जो मैं समझता हूँ वो ये आपको फायर करने की ये आखिरी वजह होनी चाहिए परफॉर्मेंस की। सबसे पहले अगर कोई किसी रॉन्ग डूइंग में पाया जाता है, कोई चोरी करता है, उसको आपको फौरी तौर पे फायर करना चाहिए। कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, नेगेटिविटी कर रहा है, उसको करना चाहिए। तीसरे नंबर पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए। परफॉर्मेंस के अंदर मौका देना चाहिए, क्योंकि हर शख्स का बिहेवियर दूसरे से मुख्तलिफ है, लर्निंग कैपेसिटी दूसरों से मुख्तलिफ है। तो हमने लोगों को साथ लेके चलना होता है, क्योंकि जो नया आने वाला है हमें उसके बारे में भी नहीं पता कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। और फिर जो टूल्स हैं हमारे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वो टूल्स क्या हैं? वो टूल्स ये हैं कि क्या आपने पहले अपने जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको कम्युनिकेट किया है कि आप उनसे क्या चाह रहे हैं। अगर मैं आपको हायर करता हूं और मैं आपको जेडीज नहीं देता जो कि मुझे ये बताएंगी कि मैं आपसे क्या तवक्कुआत रखता हूं, तो क्या आप परफॉर्म कर पाएंगे? तो पहली चीज़ क्या है कि पहले कम्युनिकेट करें कि आप एम्प्लॉय से चाह क्या रहे हैं। अब ये कम्युनिकेट कौन करेगा? एचआर। क्यों करेगा? क्योंकि एचआर कस्टोडियन है परफॉर्मेंस का, इसलिए वो कम्युनिकेट करेगा। लेकिन लाइजनिंग स्ट्रांग रखेगा किसके साथ? दोबारा? यस, लाइन मैनेजर, एचओडी उसके साथ और एम्प्लॉय के साथ फिर ऑन बोर्ड लेके। क्योंकि बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एचआर से, और वो मिसकंसेप्शन जो है वो ज़्यादातर सेठ कल्चर के अंदर होता है। और वो मिसकंसेप्शन ये है कि एचआर ने नहीं करना है, जो कुछ करना है परफॉर्मेंस भी इसी ने मेजर करनी है, काम भी इसी ने लेना है, सारा कुछ उसने करना है। जबकि हम एक सपोर्टिंग या हेल्पिंग हैंड होते हैं। हमने काम करना होता है एचओडीज के साथ मिलके। मैं बीइंग एचआर हेड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई चेन या एडमिन या कोई और डिपार्टमेंट अनटिल अनलेस मुझे एक्टिव ना किया जाए। एक्टिव से क्या मुराद है, या इसको आप वर्ड यूज़ कर लें, मुझे एक्टिवेट ना किया जाए। मुझे वो कंसर्न मैनेजर बताएंगे और उसका एक सिस्टम होगा। यानी हम मंथली मीटिंग करते हैं, हम क्वार्टरली मीटिंग करते हैं, हम हाफ ईयरली मीटिंग करते हैं, ईयरली मीटिंग करते हैं। उसमें हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर मैं उस एम्प्लॉय से बात करूँगा और उस पर करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने जेडीज़ आपको कहा है, और वो ये है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको हेल्प आउट करता है, या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपको हेल्प आउट करता है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए
कि इसके अंदर जिस चीज़ की वीकनेस, जो इसकी वीकनेस है, उसको स्ट्रेंथ बनाने के लिए इसको किस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए। अब वो अगेन डायरेक्टली आपका पार्ट है एचआर का। ट्रेनिंग आपने डिज़ाइन करनी है, ट्रेनर आपने ऑन बोर्ड करना है, या ट्रेनिंग आपने खुद करवानी है। और वो किस पे डिपेंड कर रही होगी, वो उन पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही होगी जिसके अंदर उसकी वीकनेस चल रही है। यानी आप शुरू से शुरू कर लेते हैं इसको, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रोसेस क्या है एम्प्लॉय का? फर्स्ट प्रोसेस क्या है? हायरिंग। ठीक है, कैसे करते हैं हायरिंग? जॉब पोस्ट लगाते हैं। क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन है, पोर्टल है, जिस तरह भी है। ठीक है, आपने जो भी आपका तरीक़ाकार है आपने बता दिया जी मुझे फलां बंदा चाहिए। कोर्स में जेडीज भी ऐड होती हैं, उसमें वो एक्सपेक्टेशन वो आप वो जेएस बता रहे हैं, आप जॉब स्पेसिफिकेशन उसको बता रहे हैं। जेडीएस तो आप उसके हाथ में देंगे ना जब आप उसको ऑन बोर्ड लेके आएंगे। बेसिकली रिक्रूटमेंट के अंदर जेडीएस नहीं होंगी, जेएस होगा। उसके बाद वो ऑन बोर्डिंग होगी और आप उसको कर लेते हैं। तो आप क्या चीज़ देखते हैं? सबसे उससे भी पहला एक प्रोसेस है जॉब एनालिसिस का। आप जब तक एनालाइज नहीं करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट, उसके, अब देखें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, दुनिया के बारे में तो हम बात नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्राइसिस में एचआर डिपार्टमेंट है। दो बंदों से एक बंदे से दो बंदों का काम लें, बंदे निकाल दें, नहीं पूरा हो रहा, बेनिफिट्स कम कर दें, आप जो है वो एक्सपेंस कट डाउन करें, ये प्रेशर्स हैं। अब उसके लिए आपका काम ये है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने जो पहरा समझते हैं ना, वो जो स्ट्रॉन्ग करना है ना, वो आपने करना है हायरिंग और फायरिंग के ऊपर। यानी आप जब हायरिंग कर रहे हैं तो एट दैट टाइम आप इसको एनालाइज करें कि क्या मेरे पास अगर सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में 4 रिसोर्सेज हैं तो उसकी जगह क्या 3 से काम हो सकता है या नहीं हो सकता। अगेन कोऑर्डिनेशन विद हेड ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है, यानी आपके किस तरह से आती है डिमांड आपकी कंपनी में हायरिंग की? ईयर के स्टार्ट में बजट अप्रूव्ड होता है, वहाँ पे हेड काउंट्स आपके अप्रूव्ड होते हैं। ओके, ऑन एंड ऑफ अगर वो वेरी करते हैं या चेंज होते हैं तो फिर आपको डिपार्टमेंटल हेड की तरफ से एक अप्रूवल आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीईओज। एक ही होता है, मतलब ये ओकेजनली नीड्स के ऊपर होता है। अदरवाइज आपके पास पूरा प्लान चल रहा होता है कि इस डिपार्टमेंट में इतना हेड काउंट होगा, उसमें एडिशन डिलीशंस होगी, वो फिर आपने इसको किस तरह से लेके चलना है, क्वार्टरली चेंज करना है, बाय एनुअल करना है, किस तरह से। आप में से कोई ऐसा पर्सनल जो इसके ऊपर डिबेट करता हो? Yes, I do. अब डिबेट करती हैं Yes. हायरिंग के वक्त? हायरिंग के ऊपर भी और इन टर्म्स ऑफ व्हेन पीपल लीव, फायरिंग पे भी, टर्मिनेशन पे भी, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज पे ऊपर। बेसिकली हमें उसके ऊपर स्ट्रांग होना है पहले, क्योंकि कंपनी का जो ब्रांड इमेज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो ब्रांड इमेज किस चीज़ से बनता है? हाउ पीपल लीव, टर्नओवर। और कौन छोड़ के जा रहा है? एम्प्लॉयज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये छोड़ के जा रहे हैं। उससे कस्टोडियन कौन है? आप हैं। तो फिर आपको एक स्टेप फॉरवर्ड जाके उसके ऊपर स्ट्रांग होना है। जब आप उस पर स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर आप जो कंपनी का एक इमेज है उसको आप बचा लेंगे। अब आप जब हायरिंग कर रहे हैं, जॉब एनालिसिस मैंने आपको इसलिए बताया है कि जैसे मैंने कहा है कि इस वक्त तमाम इंडस्ट्रीज क्राइसिस के अंदर हैं, और ये उसकी रीज़न आपका कोविड, आपकी इकॉनमी और इस वक्त फ्लड, जिसकी वजह से मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। अच्छा, अब जब आपने उसको ऑन बोर्ड ले लिया है तो उस वक्त वो क्यों आपके साथ स्टे करेगा? रीज़न, कितनी देर एक कंपनी में स्टे मिनिमम करना चाहिए? 3 years at least. 3 years। इट डिपेंड्स, डिमांड सप्लाई बड़े फैक्टर्स होते हैं इसमें। डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन द जॉब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्केट में पोजीशन है भी या नहीं है। बीइंग एचआर बात कीजिए। 2.5 2 years ठीक है, कम से कम 2 साल। क्यों, क्या वजह है 2 साल? डिलीवर कर जाता है। यस, आपने एक बंदा ऑन बोर्ड लिया,
आप उस पर कॉस्ट अपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस्ड है, उसके बावजूद आप उस पर कॉस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट नया है। हो सकता है वो किसी और इंडस्ट्री से आया हो, उसको 5-6 माह तो आप हनीमून पीरियड के अंदर कुछ नहीं पूछ सकते। 1 साल के बाद आप कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि ये मुझे कितना डिलीवर कर रहा है। तो मिनिमम 2 साल, वो 2 साल क्यों स्टे करेगा, ये मेरा सवाल था। सर एक अच्छी एक अपना प्रोफाइल एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी। लर्निंग अपॉर्चुनिटी। कंपनीज आर नॉट हेयर फॉर लर्निंग। अपना प्रोफाइल इसको ये चीज़ अगर आप किसी इंटरव्यू में जाके कहते हैं ना जी मैं अब लर्न करना चाहता हूँ, तो आप वहीं पर रिजेक्टेड हैं। कंपनीज आपको ऑन बोर्ड ले रही हैं क्योंकि वो आपकी स्किल्स से बेनिफिट्स लेना चाहती हैं। It's a give and take actually. Just like in a relationship, it's like to the company. नहीं, अभी हम अभी जो बात कर रहे हैं ना, देखें वो तो एक सिंपल सी बात है ना मेरा एहसान मेरी कंपनी पे है, ना कंपनी का एहसान मेरे पे है। वो मुझे तनख्वाह देते हैं, मैं उसके बदले अपनी ज़िंदगी के हर रोज़ के 8 घंटे वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो तो एक अलग बात होगी। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जी मैं लर्न करने के लिए मैंने जी इस कंपनी में बहुत काम कर लिया है और मैंने बहुत सीखा है जी यहाँ से, अच्छा जी तो अब आप मूव क्यों, अब मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ, तो वो आपको पैसे सीखने के नहीं देंगे, वो आपको पैसे देंगे डिलीवर करने के, वो स्किल्स जो आपके पास हैं। तो लर्निंग का लफ्ज़ तो 2 हैं, एक फ्रेशर है, एक एक्सपीरियंस पर्सन है। फ्रेश का कंसेप्ट हमारे मुल्क में फ्रेश का है ना, अदरवाइज तो फ्रेश का क्या मतलब होता है? आप पढ़ के आ रहे हैं, आप 18 साल 16 साल पढ़ के आ रहे हैं, वो तो हमारा बेड़ा गर्क है कि हमें सिखाया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता, तो हम इंटर्नशिप का नाम देते हैं, फिर हमें कहा जाता है कि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम इस पे ये कहते हैं कि आपके पल्ले क्या है। मैंने लम्स के ग्रेजुएट्स को जब इंटर्नशिप्स करवाई, LSE, UMT, UCP, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप नाम ले लें, और आप लोग क्योंकि HR के हैं मोस्टली लोग, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि किसी के पल्ले कुछ नहीं होता। इनफैक्ट जब हम आए थे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हमारे पल्ले भी कुछ नहीं था। तो इसलिए वो हमारे यहाँ पे एक वो कंसेप्ट है, और इसको भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि जी मैं क्योंकि फ्रेश हूँ तो इसलिए मैं तो सीखने आया हूँ। वो मतलब एक ऐसी बात बन गई है कि जिसको अब हम इवन इसको हम नो भी नहीं कहते, हम इसको ये एक्सेप्टेंस है, इंडस्ट्री एकेडमिया जो एक गैप है, इसकी एक्सेप्टेंस इतनी हो गई है कि हम कहते हैं हाँ यार नवा मुंडा इनू रख लो, वो घट पैसे आते कुछ 6 महीने साल बाद जड़ा ना इस काबिल हो जाएगा कि इनू, तो इसलिए वो भी चीज़ नहीं है। स्टे क्यों करेगा 2 साल आपके पास? वन थिंग, और First is the culture. कल्चर और बेनिफिट्स, और इदारा उसे ऑन करना शुरू कर दे, इदारा ऑन कैसे करेगा, ये उसका ख्याल रखिए। ख्याल कैसे रखेगा, यही सवाल है मेरा। उसमें एक बहुत छोटी सी बात है जी प्लीज़। किसी टाइम में आपके साथ ना लाइफ में कुछ ऐसी हैपनिंग हो रही होती है जिसमें आपको अपने ऑफिस से दूर रहना होता है, उस टाइम में थोड़ा सा कम्युनिकेशन कनेक्शन जो डेवलप होती है, उसमें अगर कोई इस चीज़ को पेड़ सो के आप उसको मैनेज कर लो, देन जाएंगे। अगर आपको एक स्ट्रेस है कि यार मतलब इस तरह से बात सुननी पड़ेगी तो मैं बात करूँ ना करूँ, तो फिर वो कल्चर शी सेड कल्चर है ना, मतलब मेरी कंपनी के अंदर हमारे ग्राफिक्स डिज़ाइनर 1.5 साल कंपनी के अंदर नहीं आए, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको 1.5 साल उनका कोई बेनिफिट, कोई सैलरी उनकी हमने नहीं रोकी, उनको हमने जॉब से नहीं किया। जैसे भी हुआ वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या तय हुई, मुझे उसके लाइन मैनेजर ने कहा मैं अपने वेंडर से आपको बाहर से काम करवा के दूंगा, आपको इशू नहीं आएगा, मैं इसको रिटेन करना चाहता हूँ। अब अल्लाह का शुक्र है वो वापस आ गए हैं, काम कर रहे हैं सारा। कल्चर नहीं है, कल्चर तो ना सही। यस, मेरे DGM जो हैं वो इस वक्त शदीद क्राइसिस में है, हेल्थ क्राइसिस के अंदर। वो उसमें शॉर्ट मेमोरी लॉस में गए हुए हैं, उनकी एक वेन इसका शरेआन का एक आ गया था, इशू आ गया था। तो ठीक है, अल्लाह खैर रखेगा, वापस आज कल्चर की आप बेसिकली बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ये होता है कि आप जो अप्रिसिएशन है, ये एक्नॉलेजमेंट है सिस्टम के अंदर रहता है। मतलब बहुत से लोग होते हैं कि जब नए आते हैं तो किसी ने बहुत सारे आइडियाज़ फ्लोरिश कर लेते हैं। जो सिस्टम लोग होते हैं वो चूँकि रूटीन में रह होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, तो उस नए आइडिया को एक्सेप्टेंस भी नहीं मिल रही होती। अगर इस चीज़ को एक्सेप्टेंस मिल रहा है या कुछ उसने बेहतर वैल्यू ऐड की है तो उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए,
तो उस पर भी बंदा रिटेन। और Recognitions जो होती हैं। ठीक है, हाँ जी, और इसके अलावा अगर गलतियों को इनकरेज किया जाए तो भी। और सर जिनको मार्केट से ज़्यादा सैलरी मिल रही है, जिनको मार्केट से ज़्यादा सैलरी मिल रही है, उनको पता है कि मार्केट में इतनी सैलरी नहीं है, वो नहीं है। लोग स्विच कर जाते हैं environment ये जो सैलरी है ना, ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ है। ये सैलरी आपको आपकी कैपेबिलिटीज से कम मिले तो भी खतरनाक है, आपकी कैपेबिलिटीज से ज़्यादा मिले तो भी खतरनाक है। ज़्यादा मिले तो सारी ज़िंदगी आप अपने आप को जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं, मैं कम दा बंदा, मैं काम कर रहा हूँ। कम मिले तो सारा टाइम आप जॉब ढूंढते रहते हैं कि मेरे पास कैपेसिटी ज़्यादा है, मेरे पास स्किल ज़्यादा है। तो सैलरी एक अलग डोमेन है। हम परफॉर्मेंस के अंदर सैलरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ज़रूर इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपसे सुनना चाह रहा था, जो किसी ने बात नहीं की, मेरे लिए और आपके लिए भी मैं ये समझता हूँ, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो मुझे बताइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, मुझे करियर पाथ क्या मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर जाते हैं। लोग समटाइम्स अपनी मजबूरियों की वजह से, मतलब इतना, ये मैं जो बात करने जा रहा हूँ बड़ी बड़ी मैं समझता हूँ कि ऐसी है जो शायद पता नहीं करनी भी, अपनी मजबूरियों की वजह से कभी कभी अपने बॉस की गाली भी सुन लेते हैं। करियर पाथ के ऊपर सर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जब अगर आपको ये नज़र आ रहा हो ना कि मैं एक्सेल नहीं कर रहा यहाँ पे, रुक गया हूँ यहाँ पे, आप उस कंपनी से नाता तोड़ लेते हैं उस दिन। यस और नो? अब अगेन आपसे आने से पहले मैंने बात की थी कि बिहेवियर की जब हम बात करते हैं ना, तो हर इंडिविजुअल का बिहेवियर दूसरे से डिफरेंट होता है। हो सकता है मेरी नीड एंड रिक्वायरमेंट कुछ और हो, इनकी कुछ और हो, इनकी कुछ और हो, आपकी कुछ और हो। तो जो रिसर्च बताती है आपको, वो ये बताती है कि आपको ट्रेनिंग्स कितनी करवाई गई हैं, आपको करियर पाथ कितना बेहतरीन दिया गया है। आपको पता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं 5 साल बाद आप कहाँ पे होंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ पे क्यों स्टे करेंगे? तो करियर पाथ आपको देता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको करियर पाथ देता है, जिसका एक पोर्शन आपकी प्रमोशन भी है, सिर्फ सैलरी नहीं है वो। तो जब वो क्यों रिटेन आप उसे करेंगे, वो क्यों स्टे करेगा आपके पास, वो इसलिए स्टे करेगा कि जब आप उसको हायर कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं आपको प्रोबेशन के बाद, अगर आपको सक्सेसफुल होती है आपकी प्रोबेशन, तो मैं आपको आपका करियर पाथ दूंगा अगले 5 साल का। उसमें आप बताते हैं कि ये हमारी मिनिमम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं अगले 5 साल की, वो ये होंगी। कितने लोग करते हैं? ये एक क्वेश्चन है ना, कितने लोग करते हैं? क्यों नहीं करते? हो ही नहीं रहा। कंपनी पॉलिसी, ये तो कंपनी ने देनी होती है डायरेक्शन। Recently, MTO उसके लिए start किया है 3 years का career path। Previously it was not happening because there was no acceptance from the top management। आप कैसे confirm कर सकते हैं लोगों को, कहीं कोई 3 years की mileage पे पहुंच रहा है, कहीं कोई 10 साल भी नहीं पहुंच रहा, कहीं कोई favoritism की वजह से कहीं आगे चला जाता है, और कहीं उनका सब typical एक group का part है कि ये सिर्फ 2 और 3 are getting promotions, तो उन 2-3 ने होना ही है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो समझ में आ रही है? जी बिल्कुल। मैं समझा पा रहा हूँ? आपने भी एक बात की थी, मैं मिस कर गया हूँ। हाँ, पॉलिसी, पॉलिसी आपने देनी है। Usually they are not empowered, उन्होंने अप्रूव करानी होती है। एम्पावरमेंट आपने लेनी है, वो बात ये आपने कन्विंस करना है। सेठ को कन्विंस करना मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ थोड़े से चीज़ें लगा दिया करें, उसके साथ थोड़े से बेनिफिट्स लगा दिया करें। जब आप बेनिफिट्स बताते हैं ना, तो फिर सेठ बड़ी जल्दी कन्विंस होता है। मल्टीनेशनल नहीं होती, सेठ कन्विंस हो जाता। जब आप बताएंगे सर इसका ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, उसको पैसों में कैलकुलेट करके बता दें आप। होता पता क्या है, हम इनिशिएटिव नहीं लेते। एक इनिशिएटिव नहीं लेते, और दूसरा हम खुद से सोच के बैठे होते हैं। हमने अच्छा नहीं, ये तो अब नजम मिज़ारी साहब जो है वो तो बड़े प्रोएक्टिव हैं, तो वो तो पसंद नहीं करेंगे इन चीज़ों को। अगर आप उनको बताएंगी तो, अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि मेरा सीईओ मेरी बात नहीं सुनेगा, तो वो आपकी अपनी परसेप्शन है। फॉर इंस्टेंस, मैंने एक ट्रेनिंग सोची और ये सोचा, अब आप डिफरेंट ना टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। मैं थोड़ा, हमारी कंपनी थोड़ी क्राइसिस में गई, तो क्राइसिस में गई तो मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हैं।
तो अब क्या किया जाए, इनको किस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ? अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, पैसे से मुराद है कि मेरे पास बजट भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, मैंने ये किया, मैंने कहा अच्छा इनको ना एक सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर एक ट्रेनिंग करवा देते हैं। अब ट्रेनिंग किससे करवाई जाए? ट्रेनिंग एक तो मेरे पास बजट नहीं है ऑलरेडी। जब आप क्राइसिस में होते हैं ना, सबसे पहले आप ट्रेनिंग बंद करते हैं कि यार ये तो एक्स्ट्रा खर्चे हैं ना, इसको तो बंद करो किसी तरीके से। मैंने कहा अच्छा, जो ये हमारी कंपनी के जो चेयरमैन है वो सेल्स को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवाते हैं, मतलब मीटिंग्स करते हैं, उसमें मोटिवेट भी करते हैं सारा कुछ। कभी हेड ऑफिस में ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने, अब वो एक थॉट प्रोसेस आपका अपना शुरू हो जाता है, आप वो चेन से चेन, तो उस पर मैंने कहा कि बात करने में क्या हर्ज है। आई वेंट टू चेयरमैन, मैंने कहा मैंने आपसे एक ट्रेनिंग करवानी है। किस चीज़ की? मैंने कहा सेल्फ मोटिवेशन। किसकी? मैंने कहा हेड ऑफिस की। अब मैंने फिर जो पुराने लोग थे, 20 साल पुरानी कंपनी है, उनसे पूछा कभी ऐसा हुआ उससे पहले? तो उन्होंने कहा जी कभी 20 सालों में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कब करवानी है? मैंने कहा कल। कहते हैं ओके। अब मैंने खुद से सोची ये वाली बात कि जनाब कभी ऐसा हुआ नहीं है तो शायद अब भी वो ना करवाएं। उससे मुझे फ़ायदा क्या मिला कि वो जो जितनी डीमोटिवेशन थी वो सारी की सारी, आप चेयरमैन आ रहे हैं कंपनी के, वो आपसे असिस्टेंट मैनेजर से बात कर रहे हैं, बाकी लोगों से बात कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ से बाहर निकल आए कि होता नहीं है, करते नहीं है, हम बात नहीं करते। जब हम बात करेंगे तो रास्ते निकलेंगे, हमें समझ आएगी कि हमने आगे कैसे करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। हायरिंग कर ली आपने, हायरिंग करके आपने उससे करियर पाथ दे दिया, अब उसका 1 साल गुजरना है। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैं वो जो एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक, या तो आप फिस्कल ईयर यानी जून के अंदर आप उसको जो है वो करते हैं, या आप जनवरी टू जनवरी वो परफॉर्मेंस उनका अप्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये लॉ की रिक्वायरमेंट भी है। लॉ आपको ये कहता है कि मिनिमम जो इन्फ्लेशन है वो तो आप इन्फ्लेशन दे रहे हैं, बाकी आप डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट कितना है। उस प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी परसेंटेज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब जब आपने उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो जब आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं, लॉन्च, बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता। वहाँ पे तरीक़ाकार क्या होता है, उसे आप ACR कह लें या AIR कह लें आप उसको, यानी कि एनुअल इंक्रीमेंट रिपोर्ट या एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। यानी जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे ये सिस्टम होता है। अब ये क्या है? ये है कि जनाब आपको आपके जो भी हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो आपको बुलाएंगे और वो बुला के आप उनको वो कहेंगे अच्छा ये निकालो कितना है, ठीक है, इसका 10,000 कर दो, इसका 12 कर दो, इसका 10 कर दो, इसका ये कर दो, ये कर दो, ये इस तरह। यानी ये एक आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या एनुअल इंक्रीमेंट आपका इस तरीके से होता है। ये ठीक है? यूजुअली गवर्नमेंट सेक्टर्स में होता है, if I'm not wrong, APCR। नहीं, गवर्नमेंट में तो होता ही ये है, लेकिन ये आपकी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में चल रहा है, बहुत सी कंपनीज में चल रहा है। ये ठीक है? क्यों? ये ठीक है? मैंने वाला सिस्टम देखा नहीं, इतना एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। अच्छा, ये ठीक है? क्यों? परफॉर्मेंस से लिंक नहीं है सर। मैं पब्लिक सेक्टर से हूँ। हमारे यहाँ 3 चीज़ें हैं, एक कैश अवार्ड कहते हैं उसको, एक कॉल रेवेन्यू कहते हैं, और एक वो एनुअली जो दिया जाता है। और इसमें कभी भी परफॉर्मेंस बेस पे नहीं होता। ऑलमोस्ट यही होता है कब आपने इसको प्लीज़ किया और कब वो उसके दिखाते हैं। और इवन पब्लिक सेक्टर में तो बहुत बड़ा पास करके एक रूल है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी आपकी बेसिक है उस बेसिक के इक्वलेंट आपको दिया जा सकता है। और बहुत सी जगहों पे ये बंदरबांट होती है, वो क्या करते हैं यार इस स्केल के बंदों को इतने दे दो, इस स्केल के बंदों को इतने दे दो, इस स्केल के बंदों को इतने दे दो, और उसमें से फिर जो मंजूरी नज़र है उसके अंदर एक बंदरबांट हो जाती है। हाँ, कभी क्या और आपने अच्छा काम कर लिया या अच्छे काम करने के लिए उन्होंने एक कैश अवार्ड रखे हुए हैं, वो भी पूरा बजट अलॉटेड है। उस अलॉटेड बजट को भी इस तरह से करते हैं कि नॉर्मली क्वार्टर्स में तकसीम करके नाम ले ली और दे दी। ऐसा नहीं है कि सडनली एक बंदे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सिस्टम पे दे दी, इवेंट आ गया उसमें अच्छा परफॉर्म किया, या किसी क्राइसिस में से किसी चीज़ को निकाल दिया, या रिस्क मैनेजमेंट के फैक्टर में किसी को अच्छा काम कर लिया उसमें आपको मान दिया। वो भी क्वार्टरली ठीक है जी, इस क्वार्टर में इतना बजट हमने कंज्यूम करना है, नाम दे दे जी, अब वो नाम जैसे यार इसका नाम हम रेलिए में गया तो इसका कैश अवार्ड में दे दो, तो वो एक स्लॉट्स, अच्छा पिछले साल इसको दिया था, इस साल इसको दे दो।
दिस इज जो L1 इंक्रीमेंट है वो सीधा सीधा स्टैंडर्ड है, वो तो हर साल आपको देनी देनी। ये पता है क्यों चल रहा है पब्लिक सेक्टर में? रीज़न पता है आपको? मतलब काम भी चल रहा है और ये सिस्टम आपका चल भी रहा है, ऐसा क्यों है? नहीं, HR होता है, क्यों नहीं होता? उसमें बेसिकली मैंने तो जो अब तक देखा और समझा उसमें हम एक ऐसी बीमारी के शिकार हो गए जिसको हम कहते हैं यस सर सिकनेस। अब वो यस सर सिकनेस की वजह से ना कोई भी बंदा कोई ऐसी बात कर नहीं सकता डॉक्टर की तरफ से। जस्ट 3 days ago मैंने एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेज करवाया और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ गए थे, वो इदारे को अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे हैं। तो हमें उसमें एक ख़ास इदारे की बहुत ज़्यादा ताउन हासिल हुआ, उन्होंने 2 एजुकेशन हॉल दिए और बहुत सारा मतलब उन्होंने अकोमोडेट किया। तो जब हमारी सारा इवेंट बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्लोजिंग पे जब हमारा डीब्रीफ मीटिंग थी तो मैंने उसमें ये कहा, मतलब सब ने अप्रिशिएट किया ये बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा सर इस इदारे ने बहुत सपोर्ट किया, तो अगर आपकी जानिब से थैंक्स की में उनका लेटर चला जाए, उसके बाद उनको मालिकी को बुला लें और एक कोई प्रेजेंट दे दें इदारे की तरफ से। तो उन्होंने यार चाय पे बुला लेते पक्की दफ़ा। अब मेरे नज़दीक चाय से भी मुझे एक डॉक्यूमेंट है जो उनको अगर हम देते थैंक्स गिविंग का, तो उसको फ्रेम करवाएं या ना करवाएं, लेकिन मैं जब तक कागज़ उनके पास रहता ना, तो मुझे हमारा एक आपस का कोऑर्डिनेशन था, तो उसने एक जो हमें उन्होंने अकोमोडेट किया हुआ था, तो उसको एक बंदे ने अपोज नहीं किया। वहाँ पे उस टाइम हाल में अबाउट 13 लोग बैठे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो सबने ही इस आइडिया को प्रपोज किया कि यार नहीं कोई जरूरत नहीं, चाय को बुला लेते हैं। इसकी सर वजह जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था ना, मैं उसका जवाब देता हूँ, उसकी तस्दीक या तरदीद कीजिएगा। वो वजह ये है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है जॉब चेंज करने का। जब आपने सरकारी नौकरी कर ली है तो आपने वहाँ से रिटायर ही होना है। 90+% यही कहती है, ऐसी है 99.9999%। ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये आप जब प्राइवेट सेक्टर में करेंगे ना, ये नहीं चलना। वहाँ पे ये साहब मुझे अच्छे लगते हैं, ये साहब मुझे अच्छे लगते हैं, ओके जी, ये साहिबा मुझे अच्छी नहीं लगती, ये साहिबा मुझे अच्छी नहीं लगती, गिरा दें आप। वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ पे कंपटीशन है। मार्केट के अंदर इनको ऑफर आ जाएगी, इनको बुला लेंगे, मैं लूज़ कर जाऊँगा। जब उनको पता है कि जनाब इन्होंने रिटायर होना है यहाँ से, आपको पता है कि चलें जी मैं अभी जो पैसे ले रहा हूँ वो इतने अच्छे शायद नहीं है, लेकिन मेरा आखिरत से मुराद मेरा बुढ़ापा जो है वो बड़ा अच्छा गुजरेगा, ठीक है, तो आप कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो देखिए जो आपने कमाना है उसी में से जो बचाना है आपने, वही आपका बुढ़ापा गुजारेगा। वो आपने प्लानिंग साथ साथ करनी है, आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, इसीलिए वो पैसे ज़्यादा सारा कुछ होता है। इसको मैं सेगमेंट वाइज लेके चलता हूँ आगे। जैसे मैंने आपको हायरिंग बताया जी, प्लीज़। जब यहाँ का HR ये कहता है प्राइवेट सेक्टर को जी, मतलब एक थ्राइविंग HR यहाँ में है कि HR वालों का काम नहीं है कि वो परफॉर्मेंस अप्रेजल को पूरा तैयार करें या उसमें वो अपना रोल इनपुट दें, ठीक और है। वो लेते हैं जो मैं लाइन मैनेजर हूँ, ये मेरा काम है, मैं अगर अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल देता हूँ एम्प्लॉय का, ठीक तो है। फिर मैं वो उसको दूंगा जो मुझे सर्व कर रहा है। If ठीक। someone is serving the organization is performing, वो मेरा कंसर्न there's a possibility ना हो, ठीक है, वो तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। ठीक है। तो फिर ये HR का काम है, लाइन मैनेजर का? लाइन मैनेजर का, HR का नहीं है। मैं नहीं बता सकता कि एडमिन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, उसके अंदर सबऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं। ये मिसकंसेप्शन है, इसको ख़त्म करना है। मेरा क्या कंसर्न है उससे? मैंने इस बात को मेक श्योर करना है कि जो उसका लाइन मैनेजर कह रहा है, लेकिन जो KPIs और जो SOPs मैंने दिए हैं वो इतने स्ट्रांग हो कि उसको ये मौका ही ना मिले कि वो फेवरेटिज्म करे। समझ रहे हैं मेरी बात? के दोबारा थोड़ा सा और बताऊं। सिस्टम तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का आप नहीं देना है ना? मैंने देना है ना, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके, देखें मैं आपको बताता हूँ। टूल्स तक है रिस्पांसिबिलिटी, आगे लाइन मैनेजर का काम है। नहीं सर, टूल्स इतने स्ट्रांग रखें कि नितारा हो जाए वहाँ पे। वही कह रहा हूँ, HR का काम पॉलिसी डेवलपमेंट है, ठीक है, ये या ठीक है। अप्रेजल क्या है? एक पॉलिसी है ना कंपनी की। आपने वो जब पॉलिसी आपने बनाई तो आपने कैसे बनाई? आपने ऐसे बनाई। ये ज़रा मुझे दीजिएगा। आपने कैसे बनाई? आपने जहाँ से हम शुरू हुए थे,
पंजाब में सर। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। जेडीज किसने बनाई, किससे मिलके? ठीक है, कितनी बनाई? 5 6 7 8 10। ठीक है, केपीआईज किसने बनाए, किसके साथ मिलके? कितने हैं? 3 हैं। आप बना रहे हैं ना, ठीक है। हमेशा वो होते हैं जो मेजर किए जा सकें। मेजर कर सकते हैं। जब आपने मेजर किया, यू कैन रेज अ क्वेश्चन कि जनाब, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सेल्स कितने की? नंबर्स है ना, समझना इजी है इसलिए बात कर रहा हूं। सेल्स क्या है? नंबर। ठीक है, मैं टारगेट दे रहा हूं कितना? 10 मिलियन। ठीक है, अचीव कितना हुआ है? 7 मिलियन। ठीक है, तो कहां जाऊंगा मैं? ऐसे ही है सर, सिस्टम सारे आप दे रहे हैं, लाइन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस चीज का। सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग हो, अगर आप सारा कुछ छोड़ दें उस पर कि ठीक है जी मैं तो आपको कुछ बता ही नहीं रहा, आप जैसे मर्जी कर लें, आपने जो लिख के भेज दिया मैं प्रोसीड कर दूंगा, ये दो अलग बातें हैं। आपने पूरा सिस्टम बना के देना है, आपने केपीआईज पे पैरा देना है, आपने जेडीज पे पैरा देना है, आपने जेएस डिसाइड करना है, आपने जॉब एनालिसिस करना है, उसको मेजर करना है आपने। आई हैव 2 क्वेश्चन। जो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एचआर ही परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, एक तो वो क्यों डिफरेंट कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से? दूसरी चीज कि अगर मैं इस मॉडल, पहले का जवाब ले लें। एक होता है होना क्या चाहिए और एक होता है हो क्या रहा है। मैं आपको वो बताने आया हूं होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है इज नॉट माय कंसर्न। ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग दिस थिंग, वो इसको कर रहे हैं, बड़ी अच्छी उनके रिजल्ट्स हैं। नहीं वो मैं आपको फिर वही बात कर रहा हूँ कि इसको जरा उसमें आए, जेनेरिक के अंदर आए। होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। रिसर्च क्या कहती है, ठीक है, केस स्टडीज क्या कहती हैं, सक्सेस स्टोरीज क्या कहती हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तुक्के तो बहुत जगहों पे बहुत सुनके लग जाते हैं। चलिए दूसरा सवाल, अगर मैं ये मॉडल फॉलो करता हूँ और मैं ये सारा सिस्टम दे देता हूँ और मैं अपने मैनेजर के नीचे, कीपिंग इन व्यू दिस लिमिटेशन यहाँ के एनवायरनमेंट की, मैनेजर उसकी जेडी से उससे टोटल डिफरेंट काम लेना चाहता है, चेंज कर दें क्या? जेडीज, वो तो आपको मैनेजर नहीं बताना है ना। देखिए एक हायरार्की होती है, ऑर्गेनोग्राम का अंदाजा है, ठीक है, कहाँ से शुरू होता है? नीचे से आ जाए। असिस्टेंट, ऑफिसर, एएम, डीएम, मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन, ऐसे ही कुछ बनता है। ठीक है, कहाँ गया, किधर चला गया, मैं सारा मिक्स कर दिया है। ये सारे, ये रिपोर्टिंग लाइन है, ठीक है, और यहां पे एक एचआर भी है, इसको इसकी टीम रिपोर्टिंग है, इसने अपनी परफॉर्मेंस का जवाब इसको देना है। अगर ये इसको रिपोर्टिंग है तो, अगर ये इसको रिपोर्टिंग है तो, समझ रहे बात सर, समझ आ रही है? इसने किसको जवाब देना है? इसको। ये जो असिस्टेंट है इसका जवाब कौन ले रहा है? ये किसको रिपोर्टिंग है? ये मैनेजर को रिपोर्टिंग है। इसका जवाब इसने अपने डायरेक्टर को देना है, ठीक है, या चेयरमैन को देना है अगर डायरेक्टर की, आप वो डिपेंड करता है आपकी हायरार्की में क्या आता है और क्या नहीं आता। तो सर ये इसे कहता है ए करो या बी करो, ये उसका इस्तेहकाक है। नहीं, बट उसको आपने लीगल डॉक्यूमेंट जो दिया था, कौन सा? मैं उसको चेंज कर दूंगा, दैट्स माय पॉलिसी ना। बट सर 3 मंथ्स के अंदर आप डॉक्यूमेंट चेंज, इज इट प्रोफेशनल? यही तो मैं कह रहा हूँ, पहले से डॉक्यूमेंट क्यों दिया? अगर आप महीने बाद या हफ्ते बाद वही चेंज करवाने लगे। आपके जब होता है ना डे टू डे, डिपेंड कर रहा होता है आपके कल्चर पे।
आपकी कंपनी के कल्चर पे, कहीं भी आपको डे टू डे पॉलिसीज चेंज करनी पड़ती हैं। एग्री, दैट इज समथिंग एल्स। उस पॉलिसी को भी सिस्टम के तहत कराया जाता है, बट मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, वो उसी के पैरामीटर में है। मुझे ये नहीं काला देके तो चिट्टा पकड़ा दिया जाए, वो उसका 360 ऑपोजिट होता है जो मेरे यहाँ लिखा है। मैंने तो नहीं ये कहा, ये अब दो बातें अलग कर दी हैं आपने। दो बातें इसलिए अलग कर दी हैं कि ये इनको मैंने एचआर में हायर किया और मैं इनको अकाउंट्स में दे रहा हूँ, ये बिल्कुल अलग बात है। ये मैंने आपका सवाल समझा अब है, ये जो आप अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, चिट्टे और काले की जब आपने बात की है तब समझ आया है। मैं तो एप्पल वर्सेस एप्पल की बात कर रहा हूँ, आप एप्पल वर्सेस बनाना की बात कर रहे हैं। एप्पल वर्सेस बनाना तो उस पर डिपेंड करता है, उसको वारा खाता है वो करेगा, नहीं खाता वो आपको जवाब देके चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एचआर के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल देख रही थी, मैं आपकी ड्यूटी चेंज करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ, बीइंग एचओडी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप रिक्रूटमेंट में आ जाएं, ठीक है। कंसेंट ले लिया, बीइंग एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। ये मैंने एचआर की एग्जांपल दे दी, आप सप्लाई चेन की ले लें। मैं कहता हूँ आप सुपरवाइजर हैं, ठीक है, और आप लोडिंग सुपरवाइजर हैं, यहाँ से चेंज करके मैं आपको स्टोर इंचार्ज बनाना चाह रहा हूँ सेम डोमेन के अंदर। वो अग्री कर रहे हैं, उनका कंसेंट आ गया है, दैट्स इट। मुझे बीइंग एचआर हेड उसमें क्या प्रॉब्लम है? गॉट इट? रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए हायरिंग के वक्त, दैट इज जेएस। जो आप रिक्रूट कर रहे होते हैं, रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉय टू डिलीवर, जेएस। हाँ, ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। जब आप उसको ऑन बोर्ड कर लेते हैं, फिर आप उसको जेडी देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं आप उसकी जॉब कि मैं, ये आपकी जॉब है, ये करना है। और जेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अप्रेजल सिस्टम्स, क्योंकि आपने, बल्कि सिर्फ इसमें नहीं, आपकी हर चीज के अंदर जेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेजर यहां से कर रहे होते हैं जेडीज से, और जेडीज के अंदर ही केपीआईज आपने लिखे होते हैं, वो आपके फॉर्मेट पे डिपेंड कर रहा होता है, आप यहीं से जो है वो कर रहे होते हैं। हाउ द जॉब इज गोइंग, कोलैबोरेटिव प्रोसेस, एम्प्लॉय और सुपीरियर आप लाइन मैनेजर कह लें या एचओडी कह लें, उनके दरमियान पीरियोडिक चेक। ये पीरियोडिक चेक क्या है? हम तो साल में एक दफा करते हैं, क्वार्टरली सर होता है क्या? अप्रेजल। हर क्वार्टर के उसके क्लियर होते हैं, उसके बाद दो अलग चीज़ें हैं, इनको समझिए। एक है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल जो आप दे रहे हैं, एक आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू है। ये जो रिव्यू होता है वो आपका 4-4 माह 6-6 माह उसके दौरान आपने वो रखा होता है, आप उसमें रिव्यू करते हैं। अप्रेजल आपका साल में एक दफ़ा होता है, अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर, अभी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने साल में 2 दफ़ा अप्रेजल दी हैं इस साल के अंदर, इन्फ्लेशन को देखते हुए, क्योंकि इन्फ्लेशन आपका 42% से अबव चला गया, तो कंपनीज ने 2-2 दफ़ा भी अप्रेजल्स दिए हैं। अदरवाइज जो पीरियोडिक की हम बात कर रहे हैं वो रिव्यू कर रहे हैं हम, और वो इवेलुएट किस पे कर रहे हैं? इन्हीं चीज़ों पे कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सॉरी, कुछ रह तो नहीं गया था इसमें? अच्छा जी, उसके बाद है हाउ द जॉब इज गोइंग, ऑन गोइंग जॉब कैसी जा रही है, एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग, एम्प्लॉय कैन डेवलप, कैन डू मेक इट हैपन। यानी अब वो जो लाइन मैनेजर की आप बात कर रहे हैं, वो जो लाइन मैनेजर है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने उस एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट को कैसे डेवलप कर रहा है, किस तरीके से वो अपना रोल प्ले कर सकता है उसकी परफॉर्मेंस के अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ना, यानी नहीं, सक्सेशन नहीं, वो एक अलग चीज़ है। सही, मैनेजर का काम होता है कि मोटिवेट भी करे उसको। यस, मैनेजर का काम है मोटिवेट भी करे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोटिवेट करे। समटाइम्स आपके सबऑर्डिनेट्स को आपकी ज़रूरत होती है बहुत सी चीज़ों के अंदर, वहाँ पे आपका जो लाइन मैनेजर है वो आपके साथ खड़ा होना चाहिए। जब हम कहते हैं ना मेक हैपन, कि वो उसको जो है वो साथ लेके चल रहा है, वो यही चीज़ होती है। वो सुपीरियर है इसलिए कि उसमें ये कैपेसिटी है टीम बिल्डिंग की, टीम लीडिंग की, लीडरशिप की, कोलैबोरेशन की। अगर नहीं है तो वो फिर आपका वो मैनेजर नहीं, वो मैनेज नहीं कर पा रहा, ठीक है। सर ये सुपरवाइजर की ट्रेनिंग से एक रिगार्डिंग क्वेश्चन है, दो चीज़ें, एक तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, हायर किया एम्प्लॉय को, साथ साथ दिखाते सिखा दिया जहाँ पे स्टक हो रहेगा, एंटर दिया। एक होता है पहले ट्रेन करते हैं 1 वीक 2 वीक 1 मंथ, उसके बाद जॉब पे लेके आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सी प्रैक्टिस ज़्यादा बेटर है? दोनों ठीक हैं, टाइम लगता डिपेंड कर रहा है क्या बेहतर है, और आपकी पोस्ट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। एक नई चीज़ है मेरी कंपनी के अंदर,
बिल्कुल नई चीज़ है, मैं ट्रेनिंग कैसे करवाऊंगा? क्या ख्याल है? नहीं समझ आई। नई चीज़ें तो ऑब्वियसली हम भी नहीं कर रहे, तो पहले हम खुद सीखें फिर हम उनको सिखाएं। या अगर नहीं मैं बीइंग एचआर बात कर रहा हूँ ना, बीइंग एचआर मैं कह रहा हूँ कि जनाब आपके कुछ इसके अकाउंटिंग सिस्टम्स नए हैं, कुछ आपके सॉफ्टवेयर्स नए हैं, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरे बीइंग एचआर मैं कहता हूँ मेरा एक अलग सॉफ्टवेयर है, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं उसको ऑन जॉब तो नहीं करवा सकूंगा, लेकिन अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसको ऑन जॉब ज़्यादा बेहतर तरीके से करवा सकता हूँ तो मैं उस पर जाऊँगा। डिपेंड कर रहा होता है, आपकी सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा होता है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली कौन सा फॉलो है? हम लोग ऑन बोर्ड ला के फिर ट्रेनिंग करवाते हैं। ये एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस है, कम्युनिकेशन होती है सुपरवाइजर्स और एम्प्लॉयज़ के दरमियान। बहुत सी कंपनीज में मैंने ऐसा देखा है, एचआर रोल प्ले नहीं कर, मतलब या रोल प्ले कर रहा होता है लेकिन सुपरवाइजर ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। भाई अप्रेजल आ रहा है, अब ये आगे जाके एक हम इसको क्लियर करेंगे कि ये एक प्रॉब्लम भी है कि अप्रेजल से पहले यानी आपने उसका 1 महीने की परफॉर्मेंस अच्छी आ गई तो आपने पूरे साल का अच्छा लगा दिया। ये हम आगे जाके इसको आएगी तो उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। लेकिन अच्छे लाइन मैनेजर्स वो हैं जो पीरियडिकली आपकी असेसमेंट करते हैं, खुद से इंटरनल एचआर को इन्वॉल्व किए बगैर आपको फीडबैक देते हैं, डेवलप करते हैं, फीडबैक देते हैं और फिर इसको मेक श्योर करते हैं कि ये अचीव करो इसको। मैं 3 माह बाद आपसे 3 माह की रिपोर्ट लूँगा, फिर अगले 3 माह, फिर अगले 3 माह, फिर अगले 3 माह, उसकी बेसिस के ऊपर मैं आपका अप्रेजल करके एचआर को भेजूँगा। जिन ऑर्गेनाइजेशन में 6 सिग्मा, गैंग चार्ट और ईआरपी इंप्लीमेंटेड होते हैं तो वहाँ तो मैनेजर का रोल बहुत लिमिटेड रह जाता है, वो तो ऑटोमेटिकली गया ना एचआर के पास सब कुछ। कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा है। टेक्नोलॉजी तो पावर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी क्या है? सिस्टम है, segregation खुद चलता है डिजाइन करते हैं जो उसके लिहाज से चलता है। तो डिज़ाइन कर रहे हैं ना, वो आप नहीं करना है, वो प्रोसेस वही होगा, उसको उठा के आपने सिस्टम के अंदर डाल दिया। सॉफ्टवेयर की बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन जो मैं हमेशा बात करता हूँ वो ये है कि जो आप सोच सकें वो हो जाएगा, जो आप सोचते हैं वो हो जाएगा। आपने अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, अगर कोई आईटी से है तो वो ज़्यादा बेहतर जानता है इस चीज़ को। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि जी उसमें लोग नहीं, उसके ऊपर भी लोगों की ज़रूरत है। ये जब आया था ना, कंप्यूटर आया था, तो उस वक्त सर आपको याद होगा, वैसे आप इतने पुराने नहीं, वैसे कह रहा हूँ पब्लिक सेक्टर से इसलिए कह रहा हूँ, जब कंप्यूटर आया था तो अकाउंटेंट्स ने कहा नहीं, और ये इतनी पुरानी बात नहीं है, मुझे भी याद है, मतलब ये 20 साल पुरानी बात है। कंप्यूटर्स जब आए तो उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारी नौकरी खा जाएगा। ऐसी है सर जी। एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर थंब इंप्रेशन के साथ गाड़ी आपके नाम पे हो रही थी, दिस वाज इन प्रैक्टिस दिहाड़ी मार दी सर। ठीक। अब दोबारा क्या किया उन्होंने कहा जी फिजिकल किया है, गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाएं, जो ही गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाएंगे उसकी 1500 रुपए फीस है, ये 2000 रुपए दिहाड़ी बढ़ गई। और जहाँ दिहाड़ी मरने लगी आईटीआई दिहाड़ी मर गई, उठा लग रहा था ना, पैसे अकाउंट में जा रहे थे, काम खत्म हो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जितना एफिशिएंट करते हैं ना ह्यूमन इंटरेक्शन। नहीं, दिस इज़ नॉट यू आर सेइंग, ये वो कह रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, उन्होंने इसका जो है वो और एंगल दिया, आप और बात कर रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे कल्चर के अंदर जो एक रिश्वत और ये चीज़ें चल रही हैं उसको करने के लिए हम कोई ना कोई सलूशन, कोई ना कोई चीज़ जो है वो निकाल लेते हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि लोगों की ज़रूरत कम रह जाती है ईआरपी सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से। उसका जवाब मैं ये दे रहा हूँ कि जो अकाउंटेंट्स थे पुराने, खाते लिखा करते थे, कंप्यूटर आया तो उन्होंने कहा ये हमारी नौकरी खा जाएगा। आज कोई अकाउंटेंट मुझे दिखा दें जो कंप्यूटर के बगैर काम कर रहा हो। सेल्स वाले लोग आज परेशान हैं इस चीज़ के ऊपर कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का दौर है, फेसबुक हमारी नौकरियां खा जाएगी। नहीं खाएगी, सेल आप नहीं करनी है, सेल आप नहीं करनी है, लेकिन उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो ये इस चीज़ को अगर आप लोग भी, मैं ये बताऊँ, चेंज जो बेसिकली चेंज है ना, हम ह्यूमन बिहेवियर हमारा या ह्यूमन नेचर जो है, हम रिलेक्टेंट होते हैं टूवर्ड्स चेंज, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। बस यार ठीक है, लगी बंदी रूटीन है उसके अंदर हम करते रहें, ठीक है। चेंज जिस दिन हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया उस दिन आसानी मज़ीद पैदा होती चली जाएगी। हम चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये हमें इस पे आना पड़ेगा, इन चीज़ों पे, ये टेक्नोलॉजीज़ पे, ये सारा कुछ जो है वो उस पर आना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। वरना जो जनरेशन अब आ रही है, जो अब आपके ओ लेवल, ए लेवल में खा जाएंगे सारा कुछ।
तो इसलिए वो जितनी जल्दी आप उन चीज़ों पे आ जाएंगे वो आपका बेहतर होगा। लेकिन ज़हन में ये रखें कि राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है, कोई टेक्नोलॉजी कोई चीज़ किसी की रोटी को नहीं, उसको रोज़ी को नहीं छीन सकती। गोल्स देते हैं जनाब आप, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हम कंडक्ट क्यों करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। हम गोल देते हैं, स्टैंडर्ड देते हैं, जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मेजर करते हैं। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ कि KPIs की शक्ल में, और आपने इस तरह से करना है। करियर डेवलपमेंट इश्यूज, ये भी मैंने आपसे बात कर दी है। एक्शन एंड ट्रेनिंग प्लान्स, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये क्यों होता है, आपने एड्रेस परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। परफॉर्मेंस आपकी नहीं आई अगर, तो जब आपकी महंगाई बढ़ती है तो आपकी जो बाइंग पावर है उसको भी बढ़ना चाहिए। यानी अगर वो ऐसा ना होता तो आज से 20 साल पहले 20 ना करें चलें 30 साल पहले अगर किसी की 20,000 रुपया तनख्वाह होती थी तो वो बहुत बड़ी बात होती थी कि जी फलाना 20,000 तनख्वाह है। वाकई 20,000, जैसे आज अगर आप कहते हैं कि जी यार 15 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, ये उन तो मुझे लगता है 15 भी शायद लोग हैरान नहीं होंगे होंगे जितनी महंगाई हो गई है। तो ये एक अच्छी, अब अगर वो बाइंग पावर आपकी जो है वो ना साथ साथ बढ़े तो वो आपका सिस्टम, मुल्क का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अश्योर अ फॉर्मल टाइम एंड प्लेस फॉर ऑल दीज इवेंट्स टू हैपन, वही जो हमने बात की है कि 1 साल के अरसे के अंदर जो है वो आपने ये सारी चीज़ें करनी है। परफॉर्मेंस रिव्यू मस्ट अकर एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ये अब वो रिव्यू की बात जो मैंने की थी, मिनिमम साल में, मैक्सिमम आप इसको 3 दफ़ा पे ले जाएं, 4 दफ़ा पे ले लें, वो आपने उसका वो किया हुआ है, वो 3 आपने किस तरह से किया हुआ, ठीक है। इसको सर कोई लॉ प्रोविजन भी है किस चीज़ के ऊपर, इसके ऊपर, जैसे फैक्ट्री ऑर्डिनेंस, किस चीज़ पे? ये 1 ईयर के अंदर परफॉर्मेंस वैल्यू या एक कंपनी टू कंपनी कल्चर चल रहा है, इंक्रीज के अंदर है, जो आपने जो इंक्रीज करना है ना उसके अंदर है। ये परफॉर्मेंस वैल्यूएशन हमने करनी है, इसके लिए भी कुछ तरह नहीं मेरी नज़र से गुजरा नहीं है, लेकिन वो जो आपके लॉ वाले हैं ये उनसे ज़्यादा बेहतर पूछिएगा। हो गया सेशन लॉ का? हाँ, मेरे नज़र से गुजरा नहीं है ऐसा कोई। और वैसे भी लॉज इतने ज़्यादा हैं और इतने हर चीज़ आप पे इम्प्लीमेंट होती है, पूरी ही नहीं कर सकते आप। प्रोमोशनल पॉसिबिलिटीज़, प्रमोशन डिपेंड करता है, किसी ने 3 साल के बाद रखी होती है, किसी ने 2 साल बाद रखी होती है, 4 साल बाद रखी होती है। वो जो आपको लेवल बताया था असिस्टेंट से लेके आपके GM तक, वो आपने उसके मुताबिक 2-2, 3-3 साल और वो उस तरह से करना होता है। वो ये भी आपने अपने, ज़्यादा तेज़ तो नहीं जा रहा मैं, मेरा ख्याल है ये हमने बात काफ़ी इस पर कर ली हुई है। वो भी डिपेंड कर रहा होता है आपकी अपनी पॉलिसी, बाय लॉज होते हैं आपकी अपनी कंपनी के होते हैं, वो आपने अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है। लेबर लॉ ये कहता है कि जो मैं कहता हूँ वो मिनिमम है, वो करो। उसके अलावा कुछ चीज़ें अगर आप कर रहे हो, जैसे आप गाड़ी देते हो तो लेबर लॉ तो नहीं कहता कि गाड़ी दो, ठीक है, तो उसके अंदर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो रखना चाहते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? असिस्ट इन करियर प्लानिंग डिसीजंस, करियर प्लानिंग पे काफ़ी बात कर ली है हमने। कौन कौन इन्वॉल्व होता है? अप्रेजी, जिसका अप्रेजर लग रहा होता है। अप्रेजर कौन है? लाइन मैनेजर और HR डिपार्टमेंट। अच्छा जी, और क्या क्या है? गोल सेटिंग है, कोचिंग एंड फीडबैक, वही कोच कर रहे हैं आप, ट्रेन कर रहे हैं आप। ऑब्जर्विंग एंड डॉक्यूमेंटिंग, आपने जब कुछ चीज़ देनी है, जो बात करनी है, वो कोशिश करनी है कि ज़बानी कलामी नहीं करनी है आपने, डॉक्यूमेंटेड वो सारी चीज़ हो, ताकि उसको आप मेजर कर सकें और उसके ऊपर आप बात कर सकें। प्लानिंग द अप्रेजल, कंडक्टिंग द अप्रेजल, ये जेनेरिक लिखा है मैंने, ये कंपनी टू कंपनी ये भी वेरी करता है। कौन से एट्रीब्यूट मेजर करने हैं? जॉब नॉलेज कितना है, कम्युनिकेशन कैसी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं, डिसीजन मेकिंग कैसी है, इनिशिएटिव्स लेता है या नहीं, कमिटमेंट और डेडिकेशन है या नहीं है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हैं मैंने, अगेन सेइंग, इसमें आप टेक्निकल, ये जर्नल है, टेक्निकल आप ऐड करवाएंगे उसके लाइन मैनेजर से। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या काम है, आप एक सर्टन लेवल से ऊपर की चीज़ें जान सकते हैं, लेकिन उसका HOD जो है उसके पास डीप इनसाइड उसका सारा नॉलेज होगा। इनोवेशन लाता है, काम में नहीं लाता। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है या नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल्स है नहीं है, टीम वर्क करता है नहीं करता, कॉस्ट एंड टाइम कॉन्शियसनेस है या नहीं, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज मैंने आपको पहले बताया कि चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम खुद को चेंज नहीं करते। बाय द वे, चेंज फैक्टर्स कौन से हैं जो ट्रिगर करते हैं चेंज को? हमारा जो रिवायत पसंद मुआशरा है, जिसमें हमारा ब्रॉटअप हुआ है, कल्चर जो है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा तो वो करता है। इसको पहले कदीम की वजह नहीं, मैं सवाल नहीं समझा पाया।
आपके वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं कि अब आपको चेंज कर लेना चाहिए? ओके, चेंज करना क्या चाहिए? हाँ जी, इमर्जिंग न्यू कॉन्सेप्ट, ग्रोथ एडवांसमेंट, ग्रोथ एडवांसमेंट और थोड़ा सा मैं इस पे आपको बता दूं, अगर फैक्टर्स दो तरह के होते हैं। कौन करता है? कौन से फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी से रेट चेंज हो जाएगा तो हमें उनके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा और स्टैंडर्ड में आ जाएगा। चेंज किसको करना है? इंटरनल को नहीं कर सकते, एक्सटर्नल को नहीं कर सकते आप। डॉलर प्राइस ऊपर जा रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। मार्केट में जॉब्स नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। हम इसको समटाइम्स जो है वो ये भी कहते हैं शॉर्ट करने के लिए। ठीक हो गया? ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को चेंज करते हैं। वो जो आपने ERP की बात की थी, वो हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर वो लेके आ रहे हैं। हॉलो एंड हॉर्न इफेक्ट। अब आ जाएं, ये जो चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि इस पर हमने अभी तक की गुफ्तगू में बात थोड़ी सी कम की है, और वो है प्रॉब्लम्स। एम्प्लॉयज एक्सट्रीम कॉम्पिटेंस इन वन एरिया शाइन्स ओवरऑल अदर्स। एम्प्लॉय डज पुअरली इन वन एरिया एंड दिस ओवरशैडोज ऑल एरियाज। सारा काम ठीक किया है उसने 90%, 10% ठीक नहीं किया, वो 10% ओवरशैडो कर गया, गिरा दिया हमने वहीं पे उसको। सबके साथ सबने ये फेस किया होगा। हाँ, मैं 90% ठीक काम कर रहा हूँ, 10% की वजह से। इसका ख्याल रखना। बायसनेस किसी भी बेस पे, मेरे शहर से है, मुझे अच्छा लगता है, दे दो, इसका तो मैक्सिमम लगा दो। बेसिकली होता क्या है? होता ये है कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज मिलती है आपके डिपार्टमेंट के लिए। अभी किसी ने बजट की बात की थी यहाँ पे, आपको कहा जाता है कि जी इस दफ़ा हम जो इंक्रीमेंट देंगे वो देंगे 15%। तो 15% में आपने, ये आपकी टीम है तो आपने उसको एवरेज आउट करना है 15%। इनको आप 20 दे रहे हैं, इनको आप 15 दे रहे हैं, इनको 10 दे रहे हैं, उनको 5 दे रहे हैं, वो उस पर आपका डिपेंड कर रहा होता है। वो किसी भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। क्या होगा बायसनेस होगी तो? और उसके बाद सारी मेहनत खत्म, गया बंदा। कंपैरिजन रेटिंग, कंट्रास्ट कर रहा है वो वन एम्प्लॉय विद अनदर। एक एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, क्या होगा? वो बेसिकली अगर कंट्रास्ट में जाना है तो काम की बुनियाद पे जाना है, पर्सनल फेवर की बुनियाद पे, बायसनेस की बुनियाद पे नहीं जाना। सेंट्रल टेंडेंसी, रेट एवरीवन एज एवरेज। हो सकता है ये मेरे पास 15% आया जी, सारे 15% दे दो? नहीं हो सकता। हर कोई एक जैसा काम नहीं करता। जो 20% का काम कर रहा है वो, उसको अगर आप 15% देंगे वो डिमोटिवेट होगा। अगर आप 10% वाले को 15% देंगे तो वो फॉर ग्रांटेड लेगा। अब आज एक लफ्ज मैंने यूज किया, फॉर ग्रांटेड। इंतहाई खतरनाक है जब एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर फॉर ग्रांटेड ले ले। एम्प्लॉय क्या कहता है? एम्प्लॉय कहता है यार इन्हें किहड़ा कढ़ना है, मैनू इन्होंने किहड़ा जिहड़ा है वो इंक्रीमेंट मेरा घट कर देना है। एम्प्लॉयर कहता है इनू किहने रखना है नौकरी दे उत्ते। दोनों तरफ से फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। अगर आपके एम्प्लॉयर ने फॉर ग्रांटेड ले लिया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, सारा कचरा रह जाएगा। माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके एम्प्लॉय ने फॉर ग्रांटेड ले लिया तो भी ऐसा ही होगा। तो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ना, ये गारंटी ख़त्म करता है। ये कहता है कि ये तुम्हारे एट्रीब्यूट्स हैं, इसके ऊपर पूरा उतरोगे तो तुम यहाँ पे रहोगे, वरना मेरे पास लाइन लगी हुई है बंदों की। ओके जी। अच्छा, इसमें इस तरह से है, आपके जो KPIs हैं वो कितने हैं? नंबर्स में बताइए। एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं। 10 है, ठीक है, इधर आ जाएं। कैसे होंगे? ऐसे आएंगे? आगे? अब इसमें से आपको रेटिंग मिलनी है।
क्या करेंगी, रेटिंग देंगी ना, परसेंटेज देंगी या रेटिंग देंगी। मैं कहता हूँ मैं हाईएस्ट 10 देता हूँ, ठीक है। इसमें कितने आपके आप ऑब्टेन कर रही हैं, 9, इसमें 9, इसमें 10, इसमें 8, इसमें 10, इसमें 9 कर लें, 9 कुछ भी मतलब इसके, इसमें आप 2 कर रही हैं और ये शेडो कर गया आपके इस सारे के ऊपर। आपका इसके मुताबिक ग्रेड जो है वो बन रहा है बी A- बन रहा है। आपने इसको पकड़ लिया और आपने कहा इसका तो C बनता है, ये नहीं करना। तो उसमें जिसमें वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाई, वही एरिया उसकी जॉब के लिए बहुत क्रिटिकल हो। दोबारा बताएं। ऐसे भी तो हो सकता है जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, वही एरिया उसकी जॉब के लिए क्रिटिकल हो, बाकी सारे इतने इफेक्टिव ना हो। वो जो एरिया क्रिटिकल होता है ना, उसके लिए 4-5 सवाल होते हैं, एक सवाल नहीं होता। यानी अगर इतना क्रिटिकल है तो आप उसको 10 सवालों के साथ रेट नहीं कर सकते, उसके लिए 4 सवाल रखेंगे आप उसकी टेक्निकलिटीज के अंदर जाके। जस्ट लाइक मी बीइंग मोर फेवरेबल टू पीपल हु आर लाइक यू, जैसे मैंने अभी कहा कि जी फलाना मेरे शहर से है तो मुझे अच्छा लगता है तो उसको देना चाहिए मुझे। अवॉइडेंस रेटिंग, गिविंग अ पॉजिटिव एवैल्यूएशन, मार्जिनल परफॉर्मेंस टू अवॉइड, हाँ ये चीज़ टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, कंट्रोवर्शन, एम्प्लॉय टू अवॉइड हर्ट फीलिंग्स। समझ आई है या नहीं? मैं नहीं चाहता ये मेरे पास आके बहस करे, मैं नहीं चाहता कि ये आके मुझे ये कहे कि आपने क्या कर दिया मेरे साथ, आपने ज्यादती कर दी है। नहीं, ये प्रॉब्लम है। यू मस्ट नो हाउ टू से नो। तो इसलिए इसको फेस करना है आपने, और आपने फेस करना है। मैंने पहली बार जब बंदा फायर किया तो मेरे हाथ कम पे, मेरा दिल खराब हो। आई वेंट टू चेयरमैन, ही वॉज PA ऑफ द चेयरमैन। मैंने कहा वो फलां डायरेक्टर से मेरी बात हुई है, इनको उधर शिफ्ट कर देते हैं। और उन्होंने कहा मेरे पास काम नहीं किया, किसी और के पास कैसे काम करेगा। और फिर उन्होंने जो फिक्रा बोला वो ये था कि हमें कभी भी नाउजुबिल्लाह खुदा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा उसका नसीब लिखा होगा। वो मुझे अब उसके बाद कभी जो है वो मुझे प्रॉब्लम नहीं आया उसके अंदर, क्योंकि मैं जवाब दे उसकी परफॉर्मेंस का भी हूँ। उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो अगर मेरे साइनों से मिल रहे हैं तो वो मेरे ऊपर भी बाहर आता है कि क्यों मैं इस कंपनी का नुकसान कर रहा हूँ। तो उसके लिए रास्ते जो है वो, और अल्लाह ताला की ज़ात है, वो किसी के लिए एक दर बंद है तो 10 दर खुले होते हैं। सिर्फ हमें वो उसको देखने की ज़रूरत होती है और चीज़ों को डॉट्स मिलाने की ज़रूरत होती है। हम समटाइम्स बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं और हमें उस टाइम समझ नहीं आ रही होती कि क्या है। हदीस कुदसी आप लोगों ने सुनी हुई है कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। तो वो डॉट्स जो है ना वो हमें उस टाइम नज़र नहीं आ रहे होते। फिर हम किसी टाइम पे जाके जब पीछे देखते हैं ना तो हम कहते हैं यार अगर मैं ये डिसीजन कर रहा था मैं मारा जाता, जिसके लिए मैं उस वक्त रो के दुआएं कर रहा था। तो इसलिए वो थोड़ा सा ये इस पर आगे फेवरेटिज्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपका दोस्त है, आपके करीब है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर पहले ये कम्युनिकेट करता हूँ कि जो लोग मेरे ज़्यादा क्लोज है ना वो ज़्यादा बच के रहें। उनको फेवर नहीं दूंगा क्योंकि वो इसलिए मेरे क्लोज हैं कि उनको फेवर मिलेगी। तो वो बाद में पहले फेवर उनको दूंगा जिनको मैं बड़ा कम मिलता हूँ या जिनसे मेरी मुलाकात कम होती है। 3 स्टिक। अच्छा, अब हम कुछ अप्रेजल सिस्टम्स जो है वो स्टडी करेंगे आज भी और कल भी, और एक असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगा जो कि आप यहीं पे ही करेंगे, मुझे उम्मीद है घर तो नहीं करेंगे। 360 डिग्री फीडबैक सुना हुआ है? क्या होता है? सबसे फीडबैक लेना लाइक सबऑर्डिनेट से लेना, उसके टॉप मैनेजमेंट से लेना, उसका जो रिजल्ट है उसकी मुझे लगता है ये बेस्ट है। यस सर नो? नो, क्यों? क्योंकि हर बंदे कोई की पर्सन गेज, 1 by 1 हर एक की गेज मुख्तलिफ है। हर कोई अपनी गेज में देखता है, परफॉर्मेंस किसी और गेज में हो रही होती है। लाइक जो उसका subordinate उसका है, पोर्शन कम रखे ना, उसका पोर्शन कम रखे ना, 50-50 पे चले जाए। क्योंकि जो सबऑर्डिनेट है उसका गेज अपना डिफरेंट है और जिसका वो कर रहा है वो डिफरेंट है। इसी तरीके से उसकी परसेंटेज में चेंज कर लें। आप किसी दूसरे की राय बिल्कुल भी ना लें ना, वो बात भी ठीक नहीं होती। उसकी परसेंटेज कम कर दें, 20-80 पे चले जाएं। और सेकंड एक और भी होता है कि व्हेनेवर समवन इज जूनियर टू यू,
तो जब आपका क्योंकि सीनियर पोजीशंस पे सम टाइम आपके बिहेवियर पे कुछ चेंज आता है, तो उस चेंज का जो इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर आ जाता है। सबऑर्डिनेट का फीडबैक एक फैक्टर है, Peers हैं, उसको इतना ना दें वेटेज। आप इधर आए सर, इसमें पीयर्स भी है, इंटरनल कस्टमर्स भी हैं, एक्सटर्नल कस्टमर्स भी हैं, टीम मेंबर्स भी हैं, वो खुद भी है, उसका बॉस भी है ना, मारता है ना, ये जो इन्होंने अभी बात की है वही कर रहा है। आपको एक ओवरव्यू जो है ना वो आ जाता है। अब अगर आप मुझे ये बताएं कि एचआर डिपार्टमेंट का फीडबैक अगर खासकर ये बड़ी कंपनीज में, तो छोटी कंपनी में इशू नहीं होता। आपके 20 एम्प्लॉयज़ हैं, कोई इशू नहीं, आप सबको खुश रख सकते हैं, आप सबका काम टाइमली कर सकते हैं। जहाँ पे आपके 1000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे कितना ज़रूरी होगा। मैं एचआर की बात करता हूँ, एचआर डिपार्टमेंट के लिए कि बाकी लोग उसके बारे में फीडबैक दें। क्या रिस्पॉन्स टाइम है, क्या एरर रेशो है, क्या करेक्शन है, क्या बिहेवियर है, उसका परसेंटेज कम कर लें। आप टेक्निकलिटीज़ में ज़्यादा ले जाएं, आप उसके अंदर कम कर लें। मेरी पर्सनल राय है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है कि आपने इसी पे जाना है या ये सबसे बेस्ट है। मुझे ये सबसे बेस्ट इसलिए लगता है कि इसमें आपके तमाम स्टेक होल्डर्स, उनका एक फीडबैक आ जाता है। वो परसेंटेज आपने तय करनी है, आपको समझ आ जाती है उसके अंदर। प्राइवेट सेक्टर में तो जो आपकी टीम होती है उनका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, कल्चर उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो और ये जो है पब्लिक सेक्टर, मुझे अभी नहीं पता इनका क्या हिसाब है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो बहुत डिफरेंट है। पीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी जो उसके जिनको उसने मैनेज करना है उसकी वेटेज ठीक है, काम या वो निकल वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी सेटिंग कैसे कर रहे हैं, कि उसके अंदर कोई पॉइंट ऊपर ना चला जाए, कोई नीचे ना चला जाए। सॉरी सर, पब्लिक सेक्टर का अगर फीडबैक लें तो क्या बनेगा? पब्लिक सेक्टर का फीडबैक क्लियर है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, सिस्टम डिजाइन ही नहीं है। वही कह रहा हूँ ना कि अगर एक्सटर्नल से आप फीडबैक लें तो क्या बनेगा? सर ले रहे हैं सर, सिस्टम मैं बताता सर, नहीं इस वक्त जो है ना, जैसे जो पिछले पीएम थे उन्होंने एक तंत्र बनाया गया है, सिटीजन पोर्टल पे कोई भी सिटीजन कंप्लेन करता है, हाँ ठीक है, वो कंप्लेन के बाद रिलीजियसली परसू किया जाता है, और उसमें जहाँ कहीं भी जिसका भी जो फॉल्ट हो उसको एड्रेस किया जाता है। वो उसने केजरीवाल ने क्या किया, इंडिया वाले ने, पता है आपको? उसने क्या, आप पे काम आप पे घर में होंगे। हाँ वो भी कल मैंने देखा उसको। ठीक है, आप पे काम आप पे घर में होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है लंबी लाइनों में लगने की, कोई ज़रूरत नहीं है जलील होने की, कोई ज़रूरत नहीं खार होने की। सिस्टम एक ही है ना सब कोऑर्डिनेट का। तो ये जो एक्सटर्नल फीडबैक है, ये कंपनीज जो कस्टमर ओरिएंटेड होती हैं ना, लेकिन इसमें सर एक और चीज़ भी मैं कह दूँ, पब्लिक सेक्टर में अक्सर कोई गुमनामी खत आ जाता है और उसके बाद वो बंदा सामने नहीं होता, तो वो अच्छा खासा ना बंदे को वो कर देते हैं। और फिर ये जो यहाँ आपने हॉलो इफेक्ट की बात की थी, ये बहुत ज़्यादा है। वो सिस्टम नहीं है ना, सिस्टम नहीं है सर। यही तो हमारी ये बहस नहीं है कि हमने पब्लिक सेक्टर को, हमारी क्या औकात है सर, हम पब्लिक सेक्टर को जो है वो करके तो भाव हम कौन होते हैं। लेकिन हम बात ये करना चाह रहे हैं कि डाउनफॉल जहाँ पे आता है, सर टीसीएस क्यों चल रही है, पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं चल रहा? अब चला है जब ये आया है मुराद सईद, नहीं सर, सर चला है, नहीं सर, मान लेते हैं। मैं हूँ ना उसके अंदर सिस्टम चीज़ें देख रहा हूँ। इन्होंने आके एक बार सॉफ्टवेयर था जिससे ये पेमेंट्स और सारी चीज़ें करते थे, उसकी मेंटेनेंस की जो SLA होना था वो नहीं हुआ, और ये सारा स्टाफ दोबारा एक्सेल शीट पे शिफ्ट हो गया। और कुछ अरसे के लिए मैंने सुना था कि चीज़ें बेहतर हुई हैं, टाइम ठीक हुआ है, नहीं सर, टाइम बेहतर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये फिर असल में जो ये चाह रहे थे ना सर, जो ये चाह रहे थे उसके लिए वो प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन नहीं था। चले विजन था। हम कहीं और निकल जाएंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं तो आप ज़्यादा बेहतर जान रहे होंगे, लेकिन हम टीसीएस पे क्यों जाते हैं? यस, आप ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं, आपके फीडबैक के ऊपर एक्शन होता है, सवाल होता है, पूछा जाता है। सर सजा और जजा हमारी कंपनी से इवन सर सॉरी बात कर रहा हूँ जी, एक हेल्पलाइन पे मैंने कॉल की, एक कंप्लेन की थी और उसमें मिसिंग एरिया भी उन्हीं का था, और वो चूँकि किसी एंड से उस बाद में उसी बंदे ने अपने पर्सनल नंबर से मुझे कॉल करके कहा सर अगर आप अपनी कंप्लेन वापस ले लेंगे तो मेरी नौकरी बच जाएगी, अदरवाइज मेरी नौकरी गई। मतलब एक कारपोरेट का एक लेवल था उस पर जाकर, तो सर आप सिर्फ ये कह दें कि मैं अपनी कंप्लेन वापस लेता हूँ, तो मैं बच जाऊँगा, अदरवाइज उन्होंने मुझे फायर कर देना।
वो है था हेल्पलाइन कैंप पे एक इशू था। अब आपने मैंने क्या बात शुरू की थी जिस पे काटा था? नहीं वो तो बहुत पुरानी बात है, अभी मैं कुछ कहने लगा था। एक्सटर्नल फैक्टर जो है उससे नहीं सज़ा जज़ा की कोई बात थी, खैर चले निकल गई, अब दोबारा ज़हन में आएगी तो बताऊंगा कि सज़ा जज़ा जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए परफॉर्मेंस होता है। तो मर्ज़ी है आपकी, चलें जैसे आपका दिल करता है लगे रहें। सर ये सुने ज़रा, पीपल ऑफन टेल यू व्हाट यू वुड लाइक टू हियर नॉट व्हाट दे रियली फील। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक। इसे मुनाफकत भी कहते हैं। क्या? तो कह देना चाहिए ना, इज्जत और अदब के दायरे में रहते हुए कह देना चाहिए, इसमें ऐसी कौन सी बात है? सारों को खुश रखेंगे, सारे आपसे खुश हैं, तो फिर तो आप पक्के मुनाफिक हैं, किसी को इख्तलाफ ही नहीं है आपसे। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे हो ही नहीं सकता। आप और मैं एक लाइन पे चल रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। हैं आपको साथ लेके चल रहे हैं। अब देखें हद हो गई है, वो देखें उनकी वो पब्लिक उसके वहाँ से आए हैं, उनको साथ लेके चल रहे हैं हम पूरा प्रोफेशनलिज्म देखें, अगर मैं नहीं करता, अगले सपोज मुझे 10 लोगों को फायर करना है, मेरी कॉस्ट वायबल नहीं है, इफ आई नॉट टेक रिस्पांसिबिलिटी, मेरी पूरी कंपनी बंद होगी, सबका रिस्क जाएगा और वो मैंने गलत किए। आई हैव टू बी प्रॉफिटेबल, देयर इज नो रीजन, या उसको इंप्रूव कर। आप बिजनेस इसीलिए करते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं ना। ये जितने लोग कहते हैं जी नहीं ऐसी सोशल वर्क करना है, तो आप वो नहीं, आप बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने वो चीज़ देखनी है। बात याद आ गई मुझे, उस टाइम से मैं उसी में खुबा हुआ था, मैंने बात क्या करनी है। अब एक मैनेजर थे, वो छोड़ के चले गए, नीचे एक सक्सेसर के तौर पे वो इंट्रोड्यूस करवा के गए, मुझे कहा कि ये मेरा सक्सेसर है। जब उन्होंने ये वाली बात कही तो मैंने उसको बंदे को बुलाया और बंदे को बुला के मैंने उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और उसने कमिटमेंट्स भी दी और सारा कुछ किया। अब मेरी जब वो वीकली मीटिंग हो रही है चेयरमैन के साथ, तो मैं सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो मैं अब बड़ा खुश होकर बता रहा हूँ कि बड़ा मोटिवेट कर दिया मैंने, अब बेफिक्र रहे हैं, ये है वो है। कहते हैं दूसरा रास्ता दिखाया है। मैंने कहा वो क्या होता है? कहते हैं वो वाला, अगर नहीं तो फिर वो सज़ा और जज़ा की जो मैं बात कर रहा हूँ, जब वो रास्ता आप दिखाएंगे ना तो सर परफॉर्मेंस आएगी, पता होगा कि मेहनत करके कमाना है। इस तरह से नहीं करना कि बस जो है वो मुफ्त भरी लगी हुई है। तो दूसरा रास्ता सर आपकी परफॉर्मेंस आपको दिखाती है। ऑब्जेक्टिव फीडबैक होना चाहिए, होता है इसके अंदर, ट्रू फीलिंग्स होती है, परसेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम्स बहुत सी चीज़ें जो है वो आपकी परसेप्शन पे चल रही होती हैं और उस परसेप्शन को ठीक भी करना चाहिए। दो चीज़ें ना, एक तो परसीव किया आपने, कैसे परसीव किया? ऐसे परसीव किया कि मैं आज आपको, पहली एग्जांपल दे लूँ आपकी, मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ, तो आपको मैंने देखा तो मेरे जहन में ये आया कि आप एक नेक इंसान हैं, आप नमाज़ पढ़ते होंगे, आप कोशिश करते होंगे कि आप लोगों का दिल ना दुखाएं। ये वाकई मेरी ट्रू फीलिंग है, ठीक है। अब ये सिर्फ परसेप्शन है, सिस्टमैटिक स्टडी नहीं है। परसेप्शन के साथ ना सिस्टमैटिक स्टडी थोड़ी सी लगा लेना अगर आप, तो आपकी जो वो परसेप्शन का ठीक होने का तनासुब है ना, वो 100% पे चला जाएगा। हम बहुत दफ़ा फैसला इस तरह से कर लेते हैं कि हम किसी को देखते हैं, किसी को आप मुझे देख रहे हैं ना, तो आपकी एक परसेप्शन बन रही है, आपने वो परसेप्शन बना ली है। वो हो सकता है वक्त के साथ चेंज हो जाए और हो सकता, हाँ ए बंदा आइंदा, शक्ल देखते हैं हम, सिर्फ देखते हैं और हम कहते हैं कि तू ऐसा होगा वैसा होगा। वो हम समझते बड़ा अपने आप को फन्ने खाए कि जी हमको इतना एक्सपीरियंस है जी, रोज़ इतने इंटरव्यूज़ करते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं, वो सारा कुछ है, लेकिन परसेप्शन गलत भी हो जाती हैं। सिस्टमैटिक स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैनेजरियल और लीडरशिप आपकी जो है वो इफेक्टिव वे टू इन्हांस वंस मैनेजरियल एंड लीडरशिप इफेक्टिवनेस। ये 360 के फ़ायदे बता रहे हैं सारे। लीडरशिप डेवलपमेंट है, पोटेंशियल डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन है, टीम बिल्डिंग है, इंटरनल कस्टमर रिलेशन बिल्डिंग है। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है। अगर मेरे से कोई, मेरी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, मेरे पास एक रिज़ाइन आता है और वो शख्स मुझे ये कहते हैं कि आपने ये इतने दिन तक रिज़ाइन डिस्क्लोज नहीं करना, मैं डेट चेंज कर दूंगा, ठीक है। फिर मुझे कॉर्पोरेट एथिक्स ये कहते हैं कि मैंने झूठ नहीं बोलना। कंपनी के ओनर मुझे कहते हैं कि आपको कब पता चला ये रिज़ाइन आया है, तो मैं कहता हूँ 1 हफ्ता पहले।
तो आपने तब क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि मुझे अपनी परसेप्शन भी ठीक रखनी है, मुझे लोगों का एतमाद भी बहाल रखना है। अगर मेरे साथ आके वो बात नहीं करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। दैट्स वाई। तो ये आपको बताना पड़ता है। बड़ा आसान है मेरे लिए, मुझे आज पता चला है। क्यों झूठ बोल रहा हूं? नौकरी में झूठ कैसा? यानी आप किसी कंपनी में जाए ना तो आपको 2 साल सिर्फ ये बताने में लगते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, सिर्फ 2 साल इस पे लगते हैं। वरना लोगों का यही होता है कि अच्छा ये तो ऐसे कर रहा है, फिर 2 साल बाद लोग कहना शुरू हो जाते हैं अगर आप वाकई झूठ नहीं बोलते कि यार इसने जो बात कर दी है बस ख़त्म कर दें, यहाँ पे ख़त्म हो गई है परसेप्शन, इमेज, ये सारा कुछ। तो सर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो HR डिपार्टमेंट है कंपनी का, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसका फीडबैक क्या आ रहा है। मैं अगर फ़ोन उठाया, मुझे तो जरूरत कैसे हुई फ़ोन उठाने की, मुझे फ़ोन करने की? मैं पूरी कंपनी में अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, इतनी मुनासिब बात तो नहीं अपनी कंपनी, मैं एग्जांपल देना, लेकिन मैं पूरी कंपनी में शायद एक आधी शादी में गया हूँ, लेकिन जब मुझे एक स्वीपर ने इनवाइट किया तो मैं सबसे खुशी के साथ उसकी शादी में गया कि यार उसको ये थॉट ना आए कि ये मैनेजर का HR मैनेजर है, ये मेरा HR मैनेजर नहीं है। मेरे लिए तो स्वीपर भी उतना ही अहम है उसको जितना मैं अपने आप को इस कंपनी के लिए अहम समझता हूँ, या जितना मैं किसी GM को इंपॉर्टेंट समझता हूँ। इसलिए कि वो भी तनख्वाह लेके काम कर रहा है, मैं भी तनख्वाह लेके काम कर रहा हूँ। काम की नोयत डिफरेंट है, मेरी कंपनी के लिए सब इतने ही इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग क्वालिटीज लाइक एक्सटर्नल कस्टमर ओरिएंटेशन, इनिशिएटिव, क्वालिटी ओरिएंटेशन, इसको